अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हमारा IPv6 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियस 7 लेक्चर्स की वीडियोस अगर नहीं देखी तो आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप ऊपर भी देख सकते हैं। ओके जी, तो IPv6 में अब तक हमने यूनिक लोकल एड्रेसेस और ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस को काफ़ी डिटेल के साथ कवर कर लिया है। आज बारी है लिंक लोकल एड्रेसेस की। लिंक लोकल एड्रेसेस हमने IPv4 में भी पढ़े थे, वहाँ पे इन्हें लिंक लोकल एड्रेसेस भी कहा जाता है और ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसेस भी कहा जाता है। अच्छा जी, जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए भी नजर आएंगे। इसका फ़ायदा ये है, अगर आप अपने नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं IPv6 में लिंक लोकल एड्रेसेस का जो रोल है वो क्या होता है। अच्छा, IPv6 में लिंक लोकल एड्रेसेस जो हैं ये स्पेशल टाइप के यूनिकास्ट IPv6 एड्रेसेस हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यूनिक लोकल एड्रेसेस, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस और लिंक लोकल एड्रेसेस जो हैं IPv6 में, ये तीनों के तीनों होते यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो लिंक लोकल एड्रेस भी एक स्पेशल टाइप का, आम एड्रेस नहीं है, स्पेशल टाइप का यूनिकास्ट एड्रेस है। अच्छा, उसके अलावा ये नॉर्मल पैकेट फ्लोज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यानी हमारी एप्लीकेशंस का डेटा कैरी करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 2 पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि लिंक लोकल एड्रेसेस जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं विद इन अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। उसमें अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होंगे, यानी 2 डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स है, यानी कि अगर 2 डिफरेंट सबनेट्स हैं तो एक सबनेट से दूसरे सबनेट के अंदर अगर आपने कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है तो वो आप लिंक लोकल एड्रेस की बेस पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है दैट इज सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। नेटवर्क सेगमेंट से मुराद आपका एक सबनेट हो सकता है, एक क्लासफुल नेटवर्क भी हो सकता है, और ये राउटेबल एड्रेसेस नहीं है, इनके लिए आप राउटिंग परफॉर्म भी नहीं कर सकते। अच्छा, राउटर अगर अपने किसी एक इंटरफेस पे एक पैकेट रिसीव करे जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस लिंक लोकल एड्रेस लिखा हुआ है तो राउटर ऐसे पैकेट को कभी भी किसी दूसरे नेटवर्क सेगमेंट की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा। राउटर ऐसे पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क सेगमेंट्स में नहीं जाने देता। तो अगर आप डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स की कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल एड्रेसेस को इस्तेमाल करना होगा, जिन्हें हमने काफ़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। लिंक लोकल एड्रेसेस को ओवरहेड प्रोटोकॉल्स या फिर राउटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है, इसमें स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको स्टेटफुल DHCP भी हम कहते हैं। उसके बाद OSPF वर्जन 3, ISIS एंड VRRP। ये मैंने चंद एक प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, हो सकता है आप इन प्रोटोकॉल से ऑलरेडी वाकिफ हों, और अगर नहीं है तो आइंदा डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप इनको पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें ये जो नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, जिस तरह IPv4 में IP एड्रेसेस और MAC एड्रेसेस की बाइंडिंग के लिए ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, IPv6 में ये काम नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल करता है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि IPv6 में किसी इंटरफेस पे अगर आपने एड्रेस कन्फिगर करना है, IPv6 एड्रेस कन्फिगर करना है, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे। एक तो आप मैनुअली कन्फिगर कर सकते हैं, दूसरा डायनामिक में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक मेथड है जिसको कहा जाता है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इस पे भी इंशाल्लाह आगे हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, लैब्स के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा। तो एक मेथड हमारे पास स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी एक तरह से डायनामिक मेथड ही है। और जो दूसरा तरीकाकार है उसका नाम, उससे आप पहले वाकिफ हैं, जो कि DHCP है, जो IPv4 में भी हम इस्तेमाल करते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या इसको यहाँ पे स्टेटफुल DHCP भी कहा जाता है इस मेथड को। तो वी हैव 2 डायनामिक ऑप्शंस इन IPv6। एक तो मैनुअल है, 2 ऑप्शंस हमारे पास डायनामिक के लिए है। एक स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड है और दूसरा DHCP वाला है। उसके बाद OSPF वर्जन 3 और ISIS, ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, और जो VRRP है, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। इस तरह के और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि GLBP है, HSRP है। तो ये VRRP जो है ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास मल्टीपल डिफ़ॉल्ट गेटवेज होते हैं, और उनको अब आप कैसे मैनेज करते हैं। एक तरीका ये होता है आप एक को एक्टिव या मास्टर बना दें, दूसरा जो है वो स्टैंड बाय या बैकअप के तौर पे काम करेगा।
जब तक आपका एक्टिव राउटर या मास्टर राउटर जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है ट्रैफिक को, ट्रैफिक वहां से जाती रहेगी, दूसरा बैकअप पे रहेगा। अगर एक्टिव डाउन हो जाता है तो सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो बैकअप पे या जो आपका स्टैंड बाय राउटर है उस पे शिफ्ट हो जाती है। एक तरीका ये होता है। दूसरा, अगर आप चाहें तो इसमें लोड बैलेंसिंग भी कराई जा सकती है, यानी हम दोनों राउटर्स को या मल्टीपल राउटर्स को एक्टिव या मास्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये ओवरहेड प्रोटोकॉल्स की जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ये ओवरहेड प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होता है, ये एड्रेस ओवरहेड प्रोटोकॉल्स ये हैं। ठीक है, मैं आपको एक उसूल यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनके मैसेजेस ने विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट रहना होता है, नेटवर्क सेगमेंट से बाहर या सबनेट से बाहर नहीं निकलना होता, उनके लिए लिंक लोकल एड्रेसेस जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ये प्रोटोकॉल्स उन्हीं में शामिल है। अच्छा, उसके बाद राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग भी होती है, राउटिंग में डायनामिक राउटिंग भी होती है। दोनों तरह की राउटिंग में हम लिंक लोकल एड्रेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल नजर आएगी। जैसे अच्छा, आप में से वो लोग जिन्होंने राउटिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है उन्हें आइडिया होगा कि राउटिंग जो है वो नेक्स्ट हॉप की बेस पे की जा रही होती है। अब स्टैटिक राउटिंग में जब आप नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने और आपने ही करनी होती है, नेक्स्ट हॉप भी मैंने और आपने ही यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफाइन करना है। तो वो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप का ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है तो वो भी हो सकता है, यूनिक लोकल एड्रेस है तो वो भी हो सकता है, और अगर लिंक लोकल एड्रेस है तो आप लिंक लोकल एड्रेस को भी एज नेक्स्ट हॉप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम डायनामिक राउटिंग की बात करें तो डायनामिक राउटिंग में जो नेक्स्ट हॉप है वो तो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल ने डिफाइन करना होता है। तो डायनामिक राउटिंग में आप लोग देखेंगे कि तमाम प्रोटोकॉल जो हैं वो नेक्स्ट हॉप आईपी जो है वो नेक्स्ट हॉप का जो लिंक लोकल एड्रेस होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो IPv6 में आप डिफॉल्ट गेटवे का जो एड्रेस है वो भी आप लिंक लोकल एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप यूनिक लोकल या ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अच्छा, IPv4 में आपको याद होगा कि जो आपका डिफॉल्ट गेटवे है वो आपके अपने नेटवर्क सेगमेंट या अपने सबनेट का हिस्सा होना जरूरी था, लेकिन IPv6 के अंदर जो है वो आपके ऊपर अगर यूनिक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है या ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है तो आप अपना डिफॉल्ट गेटवे लिंक लोकल एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि वो सेम सबनेट का ही आईपी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, आप लिंक लोकल एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, तो एक नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, उससे मैं आपको ज़रा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो राउटर्स हों इस तरीके से, राउटर ए और ये राउटर बी का भी यहाँ पे एक लैन सेगमेंट है, राउटर ए का भी यहाँ एक लैन सेगमेंट है। एक पीसी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स से PC1, एक पीसी जो है वो लेट से यहाँ पे है PC2। अच्छा, अब ये वाला जो आपका सेगमेंट है, मैं कहता हूँ इसका जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो कुछ इस तरीके से है, FD01:/64। ठीक हो गया, ये मैंने यूनिक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अब आपने इसको पहचान तो लिया होगा कि FD से शुरू होने वाले, वैसे तो FC से शुरू होने वाले एड्रेसेस भी जो हैं वो यूनिक लोकल ही होते हैं। तो FD01:/64, ये मैंने इसकी सिर्फ नेटवर्क आईडी लिखी है, आईपी एड्रेस नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब अगर PC1 जो है वो इस सेगमेंट से यानी इस नेटवर्क के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, PC1 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो राउटर ए का ये इंटरफेस होगा, तो PC1 को FD01:/64 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे या डिफ़ॉल्ट रूट में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ वो राउटर ए के इस इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब राउटर ए को भी मैंने इस नेटवर्क पे जाने का रास्ता बताना है, तो राउटर ए का जो नेक्स्ट हॉप है वो राउटर बी के इस इंटरफेस का आईपी बनेगा। इस इंटरफेस पे अगर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक लोकल एड्रेस है तो आप वो भी राउटर ए को बता सकते हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी ये है, और जो लिंक लोकल एड्रेस है वो भी बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। तो राउटर ए को मैं कहूँगा कि राउटर बी के इस इंटरफेस का जो लिंक लोकल एड्रेस है वो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप आईपी है। ठीक है, तो यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे बताना हो या नेक्स्ट हॉप बताना हो, उसके लिए लिंक लोकल एड्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है राउटिंग के।
अच्छा, अब लिंक लोकल एड्रेस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। लिंक लोकल एड्रेसेस को मुझे या आपको कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना इसके लिए DHCP चाहिए, ना मैं और आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बल्कि हर वो इंटरफेस जिस पे IPv6 इनेबल है उसका लिंक लोकल एड्रेस खुद ब खुद उसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाता है। किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, ना मैनुअली हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ही इसका यहाँ पे ये है। IPv4 में कहानी डिफरेंट थी। IPv4 में जो लिंक लोकल एड्रेस होते हैं वो कब कॉन्फ़िगर होते हैं? आपको याद होगा, मैंने बताया भी था काफ़ी डिटेल के साथ कि DHCP सर्वर अगर अनरीचेबल हो जाए DHCP क्लाइंट के लिए, ठीक है, किसी भी वजह से कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है या कोई भी और रीज़न हो सकती है, कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। अगर DHCP क्लाइंट के लिए DHCP सर्वर अनरीचेबल हो जाए तो वो DHCP क्लाइंट जो ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस या लिंक लोकल एड्रेस की रेंज है 169.254 वाली, तो उस नेटवर्क के IP अपने ऊपर तब कॉन्फ़िगर करता है। IPv6 में ऐसा नहीं है। IPv6 में हर इंटरफेस, LAN इंटरफेस हो या WAN इंटरफेस हो, अगर उसके ऊपर IPv6 एनेबल्ड है तो उसका लिंक लोकल एड्रेस उसके ऊपर खुद बहुत कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यानी हर इंटरफेस का IPv6 में लिंक लोकल एड्रेस होता है, ठीक है, और वो मैं और आप कॉन्फ़िगर नहीं करते। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। एक IPv6 एड्रेस के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, पहला हिस्सा नेटवर्क ID और दूसरा हिस्सा इंटरफेस ID। आप सब जानते हैं जो लिंक लोकल एड्रेस की इंटरफेस ID वाला पार्ट है, एक तो हो गया ना जी नेटवर्क ID, इसको नेट ID लिख देता हूँ, और जो दूसरा हिस्सा है दैट इज इंटरफेस ID, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेस का जो इंटरफेस ID वाला पोर्शन है ये हमेशा कॉन्फ़िगर हो जाता है विद EUI64, ठीक है। EUI64 क्या होता है, पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ा था, मुझे इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो EUI64 मेथड से ये अपनी इंटरफेस ID कॉन्फ़िगर कर लेता है। बाकी रही इसकी पहली 64 बिट जो नेटवर्क ID वाली है, वो कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका जो नेटवर्क ID वाला पार्ट है वो क्या होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या वो कॉन्फ़िगर कैसे होता है, ठीक है। तो लिंक लोकल एड्रेसेस को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हमें इसमें किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, ना ही DHCP सेटअप करना पड़ता है। इसी तरह ये आपको रिलायबिलिटी भी ज़्यादा देते हैं क्योंकि मिस कॉन्फ़िगरेशंस कम से कम होती हैं, जिसकी वजह से राउटिंग इश्यूज़ भी नहीं आते। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं ये आपको सिक्योरिटी भी देते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ये राउटेबल नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा ये इनका जो स्कोप है दैट इज़ लिमिटेड टू अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है, तो इस वजह से ये सिक्योर भी हैं। अच्छा, अब सबसे एंड पे हम ये देख लेते हैं कि लिंक लोकल एड्रेसेस को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। भाई अगर आपके IPv6 एड्रेस जिसकी टोटल 128 बिट्स हैं उसकी पहली 10 बिट्स अगर ये हुई जो आप इस वक्त यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं जिनका कलर येलो है, ठीक है, अगर आपकी पहली 10 बिट्स ये हैं तो आपका IPv6 एड्रेस जो है वो लिंक लोकल एड्रेस होगा। मैं ज़रा थोड़ा सा आपके लिए इसको आसान कर देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें तो ये आपकी पहली 4 बिट्स जो हैं ये एक हेक्साडेसिमल बनाती हैं, ये दूसरी 4 बिट्स जो हैं वो दूसरा हेक्साडेसिमल और अगली 4 बिट्स तीसरा हेक्साडेसिमल बना देंगी। ऐसा ही होता है ना, ठीक है, एक हेक्साडेसिमल नंबर, दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर और तीसरा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अब तीसरे हेक्साडेसिमल के अंदर ना ये वाली 2 बिट्स जो हैं ये अब फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। इन 2 बिट्स के टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? इन 2 बिट्स के टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 4 हो सकते हैं। मैं वो चारों कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लाके करते हैं 4 दफ़ा पेस्ट, ये ले जी। और अब ये जो बाकी के हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। भाई पहला कॉम्बिनेशन है, हो सकता है दोनों की दोनों बिट 0 हो, दूसरा है ये 0 और ये 1 हो सकती है, ये 1 और ये 0 हो सकती है, और हो सकता है दोनों ही 1 हो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो इसके सामने लिख देते हैं। भाई पहले 2 हेक्साडेसिमल ना थ्रू आउट सेम ही होने हैं। भाई चारों बिट्स 1 हो तो इसका हेक्साडेसिमल बनता है F, ठीक है जी, ये F बन जाएगा। उसके बाद जनाब ये किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है? ये बाइनरी है E की, ठीक है जी, तो FE। उसके बाद ये किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है? ये है 8, ठीक है जी, FE8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये बनता है FE, एक सेकंड, FE
और ये क्या चीज़ है जी, ये 9 की बाइनरी लिखी हुई है, तो FE9, उसके बाद ये क्या है जी FE, क्योंकि FE तो आना ही आना है। ये किस चीज़ की बाइनरी है, 8 और 2, ये 10 होता है। 10 तो आपको पता है आप नहीं लिख सकते, उसकी जगह क्या आएगा A। चौथे और आखिरी नंबर के ऊपर जो है वो है FE, ये किस चीज़ की बाइनरी लिखी हुई है जी, ये है जनाब 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 को हम लिखते हैं B, ठीक है। इसका मतलब है FE8, FE9, FEA और FEB, ठीक है। FE8, FE9, FEA और FEB से शुरू होने वाले जितने भी एड्रेसेस हैं वो सब के सब लिंक लोकल एड्रेसेस होंगे। तो लिंक लोकल एड्रेसेस की पहचान क्या है भाई, या तो आप पहले ये 10 बिट ये जेन में रख लें, ये ज़रा मुश्किल होता है। आसान तरीका हेक्साडेसिमल नंबर्स को जेन में बिठा लें। FE8, FE9, FEA, FEB से शुरू होने वाले एड्रेसेस लिंक लोकल एड्रेसेस होंगे। अभी जो आपको लिंक लोकल एड्रेसेस नजर आएंगे आमतौर पर वो FE8 से शुरू हो रहे होंगे। अच्छा, नेटवर्क आईडी कितनी बिट की होती है, 64। मैंने इसकी इंटरफेस आईडी तो आपको बता दी है, वो तो EUI 64 वाले मेथड से आ जाएगी, लेकिन जो नेटवर्क आईडी है वो 64 बिटें पूरी करनी है। ये तो अभी पहली सिर्फ अगर मैं 3 हेक्साडेसिमल पूरे कंसिडर करूं तो ये 12 बिटें बनती हैं, ठीक है। तो और अगर सिर्फ इनकी बात करें तो ये बिट्स जो आपकी बन रही हैं, ये बिट्स आपकी 10 बिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अब पूरा करना है आपने एड्रेस को, ठीक है। उसमें आपने अब एक रूल याद रखना है, ये स्टैंडर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इट इज स्टैंडर्ड। लिंक लोकल एड्रेस में FE8 तक लिखने के लिए तो मुझे टोटल 12 बिट्स इस्तेमाल करनी पड़ी हैं। अब 64 में से जितनी भी रिमेनिंग बिट्स बाकी बच गई हैं उनको आपने 0 ही करना है, 0 के अलावा कोई और नंबर आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसका मतलब है ये बन जाएगा, फिर अगर हम पूरा करें अगली 4 बिट्स भी 0 है तो FE8 0 बन जाएगा, ठीक है। उससे आगे भी 4 0, उससे आगे भी 4 0 और उसके आगे भी 4 0, ठीक है। FE8 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, FE9 0, ठीक है, आगे सारे के सारे जीरोज आ जाएंगे। FEA 0, आगे सारे जीरोज आ जाएंगे। FEB 0, उसके बाद सारे के सारे आपके आगे जीरोज ही आने हैं। यानी FE8 लिखने के बाद रिमेनिंग जितनी भी बिट 64 में से बचती हैं उनको आपने 0 ही करना है, इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिंक लोकल एड्रेस लिखा जाता है। भाई पहली 64 बिट्स ये हैं, आखिरी 64 बिट्स EUI 64 मेथड से कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।